नमस्ते, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं सुधा हिंदी क्लासेस पर। आज हम पीजीटी हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे। बाकी 2 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तुरंत आते हैं क्वेश्चन पे। पूछा गया इनमें से कौन सा नाम जो है रीतिकाल का नहीं है। तो अलंकृत काल तो इसे मिस्र बंधुओं ने कहा था, ये रीतिकाल का नाम है। श्रृंगार काल भी रीतिकाल का नाम है, इसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन सी है पूर्व मध्य काल, तो ये ऑप्शन सही है, ये रीतिकाल का नाम नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद है, इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका 1950 में प्रकाशित हुई थी, उसको लिखा था। हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा था और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास लिखा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा था भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 में प्रकाशित हुई थी और निराला की साहित्य साधना 1969 में प्रकाशित हुई थी। और जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिव सिंह सरोज नामक कृति किस लेखक की है, तो यह है शिव सिंह सेंगर की। यह भारतीय साहित्य का इतिहास ही था, इन्होंने भी लिखवाया था। क्वेश्चन 4 है कि वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है, तो वल्लभाचार्य का संबंध जो है पुष्टि संप्रदाय से है और ये पुष्टि मार्ग के प्रणेता भी कहे जाते हैं और सूरदास के जो है गुरु भी है। इनकी रचनाएं हैं यमुनाष्टक, बाल बोध, सिद्धांत रहस्य इत्यादि। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे सखी संप्रदाय लिखा हुआ है, तो सखी संप्रदाय जो है स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की थी और इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के भक्त जो है अपने आप को कृष्ण की सखी मानकर उनके उपासना करते हैं। चैतन्य संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु का है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। साहित्य लहरी की कृतिकार कौन है, तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की कृति है। साहित्य लहरी में 118 पद हैं, एक छोटी सी रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया हुआ है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास सिद्ध होता है और वे चंद बरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, रसमंजरी इनमें से किस कवि की कृति है, तो रसमंजरी जो है नंददास की कृति है, जो 1513 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि ताड़ सप्तक का संपादक रहा है, तो ऑप्शन बी है अज्ञेय जी। इन्होंने ताड़ सप्तक का संपादन किया था। 1943 में इन्होंने पहला ताड़ सप्तक संपादित किया था। 8वां है, प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन सा है, तो 8वां का जो ए ऑप्शन है अज्ञेय, ये प्रयोगवादी कवि रहे हैं। 9वां है, मधुशाला के रचयिता कवि का नाम क्या है, तो मधुशाला जो है बच्चन जी का है, ये हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। 10वां है, बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है, तो बसेरे से दूर जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 खंडों में लिखा था। पहला जो खंड था वो था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा था नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा था बसेरे से दूर और अंतिम था 10 द्वार से सोपान तक। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं, तो नागार्जुन को प्रगतिवादी कवि कहा जाता है, इन्हें जनता का कवि भी कहा जाता है। 12वां का पूछा गया है, कामायनी किस काल की रचना है, तो कामायनी जो है छायावाद की रचना है। ये प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। 1936 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 15 सर्ग से, कामायनी में जो 15 सर्ग थे उनके नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा यानी तर्क बुद्धि, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, त्याग, दर्शन, रहस्य और आनंद सूत्र। 13वां प्रश्न है, पल्लव के रचयिता कवि का क्या नाम है, तो पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 14वां प्रश्न है, वेदना की कवियत्री किसे कहा जाता है,
तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा को जो है वेदना की कवियत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम भेद, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं, इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो ये है रामविलास शर्मा। 17वां है, स्था धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो वो होगा 30। आगे है 18वां, पिप धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप बताइए। तो वो होगा पिबंतु। 19वां प्रश्न है, गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होता है? तो वो है गच्छेतम। 20वां है, भू धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप बताना है। तो ऑप्शन सी इसमें का सही होगा, अभवम। अगला है, मुहावरों का सही अर्थ नीचे दिया गया है विकल्प में, उसमें से चुनना है। पहले 21वां है कि डंके की चोट पर कहना, इसका अर्थ होता है अस्पष्टता से कहना, ऑप्शन बी सही होगा। 22वां है, कलेजे पर पत्थर रखना, इसका अर्थ क्या होता है? विपत्ति में धैर्य धारण करना। 23वां, औधी खोपड़ी का होना क्या होता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, मूर्ख होना, उल्टी खोपड़ी, औधी खोपड़ी। 24वां है, कूप मंडूक होना यानी कुएं का मेढक होना, क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन बी होगा, सीमित ज्ञान होना। 25वां क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है निरक्षर होना। आते हैं 26वें प्रश्न में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? तो ये जो है तीसरे शतक के कवि हैं, ऑप्शन ए सही होगा। तीसरे शतक में जो कवि थे 7, वो थे कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। और जो ये तीसरा शतक प्रकाशित हुआ था वो 1959 में ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। आशा है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है? तो मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है प्रगतिवाद को कहा गया है। 28वां प्रश्न है कि इनमें से कौन दूसरा शतक का कवि है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दूसरे शतक में कौन कौन कवि थे। तो दूसरे शतक में थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है शमशेर बहादुर सिंह, ये सही होगा। 29 है, आत्मजयी नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है कुंवर नारायण है, ऑप्शन सी सही होगा। और ये जो प्रकाशित हुई थी रचना वो 1989 में प्रकाशित हुई थी। 30वां प्रश्न है, कनुप्रिया किस विधा की रचना है? तो ये जो रचना है ये धर्मवीर भारती की रचना है, एक खंड काव्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, काव्य। अगला प्रश्न है 31 की निम्नलिखित संधि का सही विच्छेद क्या होगा? उल्लेख। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा उल्लेख का वो होगा उत प्लस लेख, व्यंजन संधि होगी। व्याप्त में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। अगला प्रश्न 33 है, न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो न्यून का जो ऑप्शन ए है, नी धन ऊन, ये होगा न्यून का संधि विच्छेद। इसका सूत्र होगा बड़ी प्लस बड़ा ऊ बराबर य प्लस बड़ा ऊ। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? तो ये थे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। 35वां प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी ज़्यादातर रचनाएं जो है स्वयंभू की वो अपभ्रंश में मिलती हैं। 26वां है, इन मुसलमान हरिजन पे कौटिक हिंदू बारिये, यह भक्ति किस कवि की है? तो इसे भारतेंदु जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो कब प्रारंभ हुई थी?
तो 1631 विक्रम संवत में ये लिखना इन्होंने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन जो है डी सही होगा इसका। ईस्वी में अगर इसको करेंगे 1631 को तो 1574 ईस्वी होगा, और समाप्त हुआ था 1633 विक्रमी में, यानी कि 1576 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन जो है बी कृष्णायन, ये अवधि में रचा गया था। 39 है टूटना, कहानी के लेखक कौन है? तो ये है राजेंद्र यादव। 40वां, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ था? इससे तो ऑप्शन बी जो है सौरसेनी अपभ्रंश, इससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है जिसमें हमें समास पहचानना है। पूछा गया है आमरण में कौन सा समास होगा? आमरण में जो है अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि पहले ही एक अव्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कोशकारः में कौन सा समास होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। 53वां है देवासुर में कौन सा समास होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा, देव और असुर इसका विग्रह होगा। 44वां है पंचामृत में कौन सा समास होगा? इसमें द्विगु समास होगा, जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास होता है। 45 है देहलता जो है कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, विशेषता बताई जा रही है देह रूपी लता। ठीक है। 46वां प्रश्न है त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? तीन है जिसके नेत्र अर्थात भगवान शिव शंकर, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। 47वां इसमें क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में जो है कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इसमें से 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। 48वां प्रश्न है प्रेमाख्यानक कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको जो है सूफी कवि कहा जाता था। 49 है संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए अब्दुल रहमान जो है संदेश रासक के रचयिता है। 50 है अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा, और वो होते हैं आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और अस्थायी भाव। अगला प्रश्न है 51, वर्णों का उच्चारण स्थान बताना है। ग का उच्चारण स्थान कंठ्य होता है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क से घ तक जितने भी वर्ण आएंगे सभी कंठ्य उच्चारण स्थान रहेंगे। 52 है फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वो होता है ओष्ठ्य, ऑप्शन ए सही होगा। प, फ, ब और भ ये सब जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ में आते हैं। 53 पूछा गया है इनमें से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ये ल जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये पार्श्व व्यंजन है। 54 है घ, कौन सा उच्चारण स्थान घ का होगा? तो घ जो है कंठ्य है, क ख ग घ कंठ्य होता है। अगला प्रश्न है ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो च, छ, ज, झ ये सभी जो होते हैं तालव्य होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। हमें एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके रचना काट दिए गए हैं। पहला है काव्य प्रकाश, तो ये मम्मट जी का था। दूसरा साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है, और रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ का है। तो इस तरह जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है। आते हैं 57 पर, रस सूत्र किस आचार्य की देन है? तो रस सूत्र जो है भरत मुनि का सूत्र है, भरत मुनि का। इन्होंने विभावानुभाव काव्य व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इन्होंने रस के लिए सूत्र दिया था, रस सूत्र। 58 है निम्नलिखित आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले विश्वनाथ, फिर मम्मट, फिर भामा, फिर दंडी। 59 है मृक्ष कटिकम के रचयिता कौन है? तो शूद्रक जो है इसके रचयिता हैं, ये एक राजा भी कहे जाते हैं, और इनका जन्म जो हुआ था 200 ईस्वी पूर्व हुआ था और मृत्यु 251 ईस्वी पूर्व। ये मृक्ष कटिकम एक नाटक है।
अगला प्रश्न है, उपयुक्त समानार्थी शब्दों का इसमें से चयन करना है। कंचन शब्द का जो समानार्थी होगा वो होगा सोना। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पीजीटी की तैयारी के लिए। धन्यवाद।